और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है मैग्नेटिज्म। अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया है और किसी भी बुक से अगर उसके एग्जाम्पल्स तुमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, चैप्टर्स में जो असाइनमेंट रहते हैं, जो एक्सरसाइज रहते हैं, अगर उसको सॉल्व कर लिया है तो फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी मैंने डिटेल में करा दिया है, जितना कराया हूँ मोर देन सफिशिएंट है। मतलब अगर उस वीडियोज़ को तुमने काफ़ी अच्छे से देख लिया और उसमें जो भी मैंने डेरिवेशंस एग्जांपल्स कराए हैं, अगर उसके ढंग से तुमने प्रैक्टिस कर लिए तो किसी भी बुक को तुम उठा लो, तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। चाहे तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो। नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई एमसीक्यू बुक उठा के सारे क्वेश्चंस बना डालो। जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई के अकॉर्डिंग कोई भी बुक्स उठा के सारे क्वेश्चंस बना लो। निश्चित है कि अगर अपना वीडियो तुमने अच्छे से देखा है और उसके एग्जाम्पल्स और डेरिवेशंस वगैरह को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो तुम्हारे क्वेश्चंस आराम से सब बनेंगे। और किसी क्वेश्चन में बाई चांस तुम्हें अगर किसी तरीके का कोई डिफ़िकल्टी लगे तो व्हाट्सएप करना, बट ज़्यादातर चीज़ें तुम्हारे आराम से बन जाएंगे। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर उसी का अब आप एक्सटेंडेड पार्ट है। इसको भी मैं काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में लूँगा। हालांकि ये चैप्टर्स जो है जेई एडवांस के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट और जेई मेन के एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट है। नीट में भी जनरली एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं। तो अगर मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे इस चैप्टर में मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था वहां पे मैग्नेटिज्म की बात की है, लेकिन किसके वजह से? करंट की वजह से। लेकिन तुम्हें पता ही है कि नेचर में बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं। तुमने कॉमन लाइफ में भी मैग्नेट के बारे में काफ़ी कुछ स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, कॉमन लाइफ में भी देखते आ रहे हो। जैसे फ्रिज है तो फ्रिज में पेपर वगैरह को एक्सटेंड मतलब आपको रखना पड़ता है, तो देखे होगे किचन में फ्रिज के ऊपर कुछ चीज़ को पेपर को टांगने के लिए तुम लगाते हो। इसके बाद तुम्हारा जो तुम कंपास वगैरह यूज करते हो पेंसिल बॉक्स वगैरह में, उसमें देखो ढक्कन जो है ऑटो कट हो जाता है। अलमीरा वगैरह में देखो कि अलमीरा को खींचते हैं तो छोड़ने के बाद आसानी से वो ग्रिप को पकड़ता है, तो वो सब के केस में मैग्नेट यूज होता है। फिर पिन वाले में देखे होगे कि जो पिन रखने वाले बॉक्स रहते हैं उसके अंदर मैग्नेट रहते हैं। और मोबाइल का ईयरफोन, अभी तो तुम लोग लेक्चर मोबाइल ईयरफोन वगैरह देख ही रहे होगे, तो दोनों ईयरफोन को टच करा के देखना, तो वहाँ पे भी तुम्हें मैग्नेटिक बिहेवियर लगेगा। रीजन जहाँ पे भी स्पीकर वगैरह रहते हैं उसमें भी पीछे मैग्नेट रहते हैं। तो मैग्नेट एक ऐसा चीज़ है कि कॉमन लाइफ में काफ़ी तुमने देख रखा है इसको। तो मैं टू द पॉइंट आता हूँ। अब इस चैप्टर में हम लोग मेनली 3 चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साइड में मैं लिखता हूँ। एक तो हम लोग बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा अर्थ मैग्नेटिज्म, और तीसरा इस चैप्टर में जो आता है दैट इज द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये सब आ जाएगा। अर्थ भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, तो कैसे पोल पे इक्वेटर पे कैसे होगा, ये सब चीज़ का चर्चा हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म में करेंगे। और उसके पहले हम लोग बार मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? बार मैग्नेट से। तो ये जो बार मैग्नेट वाला पार्ट है ये काफ़ी हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एनालॉगस होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस हो सकता है। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं है। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे चार्ज को तो हम लोगों ने बोला ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन से के चार्ज को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन से बने चार्ज को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से मैग्नेट में भी 2 तरह के पोल होते हैं। अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके अंदर 2 मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं, पता भी होगा तुम्हें, एक को नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल बोलते हैं। जैसे चार्ज में 2 तरीके का चार्ज, पोल भी 2 तरह के पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
लेकिन जैसे वहाँ पे कोई एटम है तो एटम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है, लेकिन एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज बच सकते हैं वहाँ पे, वहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं है, मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो, अगर इसके 2 टुकड़े किए तो हर दोनों टुकड़े में फिर से वापस नॉर्थ और साउथ जनरेट हो जाएगा। तो जब 2 चार्ज इक्वल एंड अपोजिट एक साथ होते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग डायपोल बोलते हैं। तो यहां पे भी 2 पोल हमेशा एक साथ में ही रहेगा, तो इसलिए जो बार मैग्नेट है वो एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल के जैसा हो गया। तो ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल के एनालॉगस होगा। बोले यहां पे सेपरेट हम लोग बात करें कि नहीं एक नॉर्थ पोल है अकेला, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मोनोपोल हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा यहां पे दोनों ही पोल होंगे। इसलिए बार मैग्नेट के केस में जो भी रिजल्ट है वो ज्यादातर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक डायपोल से मैच करेगा। क्लियर है? तो यहां पे 2 पोल हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो नॉर्थ के पोल स्ट्रेंथ को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे +m, और साउथ के पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे -m। क्लियर है? तो यहां पे ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया, चलो डिटेल लिख देते हैं। n का मतलब यहां पे इट इज नॉर्थ पोल, और s का मतलब ये हो गया साउथ पोल, और +m -m जो हो गए ये हो गया पोल स्ट्रेंथ। अगर कोई पूछे ये पोल स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करता है, तो पोल स्ट्रेंथ ये जो बार मैग्नेट है इसका ऑब्वियसली यहां पे कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो पोल स्ट्रेंथ जो है ये डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मटेरियल, किस मटेरियल से यह बना हुआ है। तो पोल स्ट्रेंथ जिसका रिप्रेजेंटेशन हो गया +m एंड -m, +m नॉर्थ के लिए -m साउथ के लिए, और ये डिपेंड करेगा कि जो मैग्नेट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है और किस मटेरियल से बने हुए हैं। अब इसमें एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट कैरिंग लूप में भी तुमने देखा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसी तरीके से यहां पे भी होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इधर की ओर ये एरो। तो ये जो एरो हो गया ये हो गया M, तो इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो इसके मैग्नीट्यूड होंगे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में तुम बोलते हो चार्ज इनटू सेपरेशन, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी जो मैग्नीट्यूड हो गया ये हो गया दोनों पोल स्ट्रेंथ में से किसी एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, तो पोल जो होता है वो मैग्नेट में स्लाइटली इनसाइड होता है। ये थोड़ा सा देख रहे हो ना, ये अंदर की तरफ दिखाया हूं, तो ये थोड़े अंदर की ओर होता है। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम 2l से रिप्रेजेंट कर दें, l भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन 2l इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर चलो बीच में सेंटर हो गया तो दोनों से ये इक्वी डिस्टेंस हो गया, तो कैलकुलेशन में फ्रैक्शन नहीं आएगा, इस पर्पज से हमने इसको लिख दिया m × 2l। तो ये M हो गया स्मॉल m × 2l। लेकिन ये 2l का क्या मतलब हो गया, तो मैं एक बार फिर से इस डायग्राम पे आ जाता हूं। तो ये जो पोल है वो थोड़ा अंदर की ओर है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं
2l। लेकिन क्या ये 2l इस मैग्नेट का लेंथ हुआ क्या? नहीं, पोल थोड़ा सा इनसाइड में है, तो ये 2l जो हो गया, एक तरीके से बोल सकते हो कि 2l हो गया एक तरीके जो है ये मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, और सेपरेशन का मतलब हो गया मैग्नेटिक लेंथ, और इसका ज्योमेट्रिक लेंथ जो होगा वो अलग होगा। तो ज्योमेट्रिक लेंथ को जैसे मैंने ये 2 स्मॉल एल लिया, चलो इसको 2 कैपिटल एल लिख देता हूं, तो 2 कैपिटल एल जो हो गए ये हो गए ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से कम हो गए, तो क्या रिलेशन होता है दोनों में? तो जो मैग्नेटिक लेंथ होगा, बाय चांस हो सकता है तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हो, पोल स्ट्रेंथ पता हो, लेकिन ज्योमेट्रिक लेंथ दिया तो मैग्नेटिक लेंथ निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का 5/6 टाइम्स होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक लेंथ को हमने यहां पे 2 स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज 5/6 टाइम्स द 2 कैपिटल एल। सो मैग्नेटिक लेंथ 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ को जब पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके बीच का ये हमें डिस्टेंस चाहिए था, और इसी से बनेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है? तो m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल कैपिटल M, हमने यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिखा, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ को लिखा, तो कैपिटल M इज स्मॉल m इंटू 2l। तो देख सकते हो क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का एनालॉगस है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर? चार्ज इंटू सेपरेशन। कुछ ध्यान है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं साइड में लिख दूं तो वहां पे क्या होते थे? -q प्लस q। उधर डायपोल मोमेंट होते थे वेक्टर p, तो p का डायरेक्शन क्या होता था? -q से +q, और वहाँ p के जगह पे क्या लिखते थे? q इंटू, और उधर भी इसके सेपरेशन को अगर हम लोगों ने 2d लिखा था तो q इंटू 2d। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर? चार्ज इंटू सेपरेशन, और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन। बट सेपरेशन में ध्यान रखना है मैग्नेटिक लेंथ लेना है, और जो कि ज्योमेट्रिक लेंथ का 5/6 टाइम्स होता है, एंड इट इज वेरी एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बार मैग्नेट में चूंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ क्वेश्चन तुमको सीधा सीधा वेक्टर के एप्लीकेशन पे रह सकते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है बहुत मुश्किल नहीं हो रहते हैं, बहुत आसान रहते हैं। बस तुमको कंसेप्ट जो है अच्छे से ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान से रखना है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से इसमें रहते हैं, तो रिजल्ट को याद रखना वो इंपॉर्टेंट है। चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि 2 बार मैग्नेट हो गए और उसको इस तरीके से रख दिया जाए। तो एक बार मैग्नेट का, दोनों बार मैग्नेट का मान लो कि साउथ पोल इधर की ओर है, दोनों के नॉर्थ पोल अपने इधर की ओर है। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m1, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m2, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो सिंपल पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो सिंपल वेक्टर का पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, दोनों वेक्टर का टेल एक जगह है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो अगर m इक्विवेलेंट की बात करें तो m इक्विवेलेंट वेक्टर तुम्हारा इधर आ जाएगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ m इक्विवेलेंट? तो सिंपल पैरेललोग्राम का फार्मूला याद है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a और b के जगह पे क्या? m1 और m2। तो m1² + m2² + 2m1 m2 cos थीटा। तो ये हो गया m इक्विवेलेंट। अब इसी में कुछ तुम्हें और थोड़ा स्पेशल केसेस पूछ सकता है कि हो सकता है कि मान लो कि दोनों मैग्नेट को इस तरीके से रख दिया जाए कि दोनों के साउथ एक तरफ, दोनों के नॉर्थ एक तरफ। तो ये केस क्या हो गया? तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम, m1 m2। सो दिस इज द केस ऑफ थीटा 0।
सिंपल वही वेक्टर का एप्लीकेशन, थीटा 0 पैरेलल है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जैसे आप लेते हो r इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ m इक्विवेलेंट इज m1 प्लस m2, सेम डायरेक्शन में है तो m इक्विवेलेंट m1 प्लस m2, या थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो cos 0 1 m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, रूट लेंगे तो m1 प्लस m2। अगर इसी में दो मैग्नेट को रिवर्स वे में रख दिया जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये साउथ हो गए, ये नॉर्थ हो गए, इसके साउथ इधर हो गए, नॉर्थ इधर हो गए, तो एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मान लो इधर m1 है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2 इधर हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री। तो इस केस में m इक्विवेलेंट कितने हो जाने चाहिए, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, या cos 180 रखेंगे तो -1, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर रूट, तो अगर m1 ग्रेटर होगा तो m1 माइनस m2, और अगर m2 ग्रेटर होगा तो m2 माइनस m1, तो मॉड लगा देते हैं, तो यहाँ m इक्विवेलेंट हो गया मॉड m1 माइनस m2। हो सकता है कि चलो दोनों को ऐसे कभी परपेंडिकुलर रख दिया जाए। हाँ, अब इसमें से अगर ये m1 m2 इक्वल होते तो इक्विवेलेंट 0 हो जाता, यहाँ m1 m2 दोनों इक्वल होते m और m, तो m इक्विवेलेंट 2m हो जाते। यहाँ पे बताओ, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, दोनों के साउथ इधर हैं, नॉर्थ इधर है, तो इस केस में थीटा हो गया 90 डिग्री। सो व्हाट इज द m इक्विवेलेंट, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन हो गया, अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। चलो एक और देखते हैं, तो ये हो गया साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। चलो इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है और इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, ये भी m 60 डिग्री। तो इस केस में m इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ट्रायंगल लॉ से चलेंगे तो टेल हेड रिजल्टेंट इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये हो जाएगा m इक्विवेलेंट। तो अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों डायपोल मोमेंट इक्वल है, तो इसका मतलब ये देख सकते हो ये 60 डिग्री है तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, यानी दोनों एरो का लेंथ इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो तीनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गया तो तुम डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि m इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, m के इक्वल। रीजन, ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हालांकि ये m1 और m2 जो दो वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड और m ही है, तो उसके बीच का एंगल देखोगे तो दो वेक्टर का एंगल देखने के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, दोनों का टेल एक जगह पे होने चाहिए या दोनों का हेड एक जगह पे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो तो इस वाले वेक्टर का टेल है, इस वाले वेक्टर का हेड है, तो 60 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हुआ, यानी m इक्विवेलेंट के फार्मूले में यहाँ 60 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले इस वेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इस वेक्टर को तुमने आगे बढ़ा दिया तो यहाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 120। तो m इक्विवेलेंट का आंसर m ही आएगा इस फार्मूले से भी, अगर थीटा का वैल्यू 120 रखोगे, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 नहीं है 120 है, क्योंकि वेक्टर के बीच में एंगल देखने के लिए दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक का हेड है एक का टेल है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब दोनों का टेल एक जगह आ गया तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 120। तो cos 120 भी रखोगे तो ये हो जाएगा -1/2। क्लियर है, तो -1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, और यहाँ बन जाएगा -m स्क्वायर, और ये भी m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का रूट m। तो इसलिए अब चाहो तो m इक्विवेलेंट या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेसिस पे बोल सकते हो, या फिर थीटा का वैल्यू क्या बोल सकते हो, यहाँ पे 120 डिग्री का केस हो गया, और m1 m2 m हो गए। चलो इसी में एक और कुछ देखते हैं। तो अगर तीन वेक्टर इस तरीके से हो जाए, 3 बार मैग्नेट, एक ट्रायंगल के फॉर्म पे रख दिया, तीनों का मान लो मैग्नेटिक मोमेंट सेम है या डिफरेंट भी है, लेकिन क्या हो गया कि स्टार्ट जो हो रहा है तो ये साउथ नॉर्थ, इसके साउथ नॉर्थ, तो साइक्लिक ऑर्डर में हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से
नॉर्थ। तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो पूरे साइक्लिक ऑर्डर में जहां से चले थे वहीं आगे। तो इसका मतलब लॉज ऑफ पॉलीगन के बेसिस पे क्या बोल सकते हो इस केस में, एम इक्विवेलेंट इज 0। लेकिन इसी केस में अगर एक का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए, मान लो ऐसा केस, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री और एक मैग्नेट यहां पे हो गए, ये भी हो गए 60 डिग्री, लेकिन इस दोनों के साउथ यहां पे हैं, इसके नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ नॉर्थ। तो क्या अब रिजल्टेंट 0 हो रहा है? नहीं। यहां पे देखो साउथ नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर की ओर होगा, साउथ नॉर्थ ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर की ओर होगा, साउथ नॉर्थ ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर की ओर होगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, इसलिए यहां पे रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो ये जो दो हैं, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m हो गए, इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट m हो गए, इसके m हो गए, तो ये दोनों के बीच का एंगल 60 नहीं है। याद है ना ये लास्ट वाला क्वेश्चन कि m और m है इस ऑर्डर में और दोनों के बीच का एंगल 60 नहीं होगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, 120। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इसके जैसा हो गया, कितने, m। तो इस दोनों का रिजल्टेंट m है और वो किधर की ओर होगा, साउथ से नॉर्थ। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है और ये जो वेक्टर है, दोनों पैरेलल हो गए। देख सकते हो ना कि अगर, या ऐसे भी सोच सकते हो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो रिजल्टेंट 0 है इसके जैसा। तो इसका मतलब इस दो का जो रिजल्टेंट है, ये तीसरा का जो रिवर्स में अगर इस तरीके से लोगे तो वेक्टर m प्लस वेक्टर m प्लस वेक्टर m 0 इस केस में। तो इसका मतलब इस दो का रिजल्टेंट जो है, इसको रिवर्स कर देंगे तो उसके इक्वल होगा। यानी इस दोनों का रिजल्टेंट जो है वेक्टर m है, जो कि तुम यहां से भी देख सकते हो कि ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर m है। तो इस दो का रिजल्टेंट m और तीसरा एक वेक्टर m हो गया उसी के अलोंग। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में जो m इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 2m हो जाएगा। रीजन समझ में आया ना कि इस दोनों का इक्विवेलेंट m और ये वाला एक m दोनों पैरेलल हो गए। इसका इक्विवेलेंट m और उसके पैरेलल में ये m, तो ये m प्लस m मिलके 2m हो गए। और यही m अगर रिवर्स होते तो m माइनस m हो गए, पीछे वाला केस 0 हो गए। तो साइक्लिक ऑर्डर में है तो 0, लेकिन दो का ऑर्डर सेम है और एक और उसके इनिशियल से फाइनल के बीच में है, तो उस केस में यहाँ m इक्विवेलेंट 2m हो गए। क्लियर है? एक दो और एग्जाम्पल इसमें देख लो। तो अब मैं एक ऐसा करता हूं कि 2-3 मैग्नेट एक साथ, 3 मैग्नेट चलो एक साथ लेते हैं। अगर इस तरीके से रख दिया जाए तो साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट m, ये m, ये m। तो इस केस में m इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो रिजल्टेंट इज इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो ये, और ऐसे भी चलो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो अब देखो ये रेक्टेंगल के जैसा हो गया ना, तो इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m। या फिर ये हो गया m i कैप, ये हो गया m माइनस आई कैप, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो रिजल्टेंट किसके बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पे m इक्विवेलेंट m हो गए। इसी में एक और मैग्नेट अब ले आते हैं, लेकिन किस तरीके से, तो साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में हो गए कि एरो का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, एरो का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, एरो का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, एरो का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। तो साइक्लिक ऑर्डर में रिजल्टेंट m इक्विवेलेंट क्या हो गया इस केस में, 0। लेकिन अगर एक मैग्नेट को रिवर्स कर दो इसमें, तो इधर वाले मैग्नेट को रिवर्स कर दिया, मतलब ये साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, लेकिन ये इस साइड में साउथ, इस साइड में नॉर्थ। तो अब तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं रहा, तो इस केस में रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो इधर के जो 3 हैं उसका इक्विवेलेंट m और ये उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। मतलब इधर के राइट वाला देखो तो ये ऊपर वाला डायग्राम हो गया ना, तो इस तीनों का रिजल्टेंट किसके बराबर, m के बराबर। तो ये एरो और ये m दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इस केस में m इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 2m। मतलब अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो पीछे वाला केस रिजल्टेंट 0। इसका मतलब
ये जो वेक्टर है वो इन तीनों के रिजल्टेंट के इक्वल ही हो गया। तो इस तीनों का रिजल्टेंट हो गया m और ये खुद भी m है, तो m इक्विवेलेंट कितने हो गए, m प्लस m 2m, प्रोवाइडेड सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे हम लोगों ने सेम कंसीडर किया। ये स्क्वायर शेप हो गया, तो स्क्वायर शेप में क्या हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट इस तीनों का m, ये m, तो m प्लस m 2m। तो पीछे एग्जाम्पल जो तुम लोगों ने देखा कि वो था कि बार मैग्नेट को अगर अरेंज कर दिया तो इक्विवेलेंट मैग्नेट क्या होगा। अब कुछ क्वेश्चन कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार मैग्नेट है उसको कट कर दिया जाए, कटिंग वगैरह का केस हो सकता है। तो अगर बार मैग्नेट को में कटिंग हो रहा है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ये एक बार मैग्नेट हो गया, इधर भी एक बार मैग्नेट लेते हैं। तो दो तरीके का कटिंग मैं समझा रहा हूं यहां पे। तो एक हो सकता है कि इसको ऐसे वर्टिकली मिडिल से कट कर दिया जाए, और एक हो सकता है कि इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे मिडिल से कट किया जाए। तो अगर वर्टिकल कट किया तो पोल स्ट्रेंथ तुम्हें पता है किस चीज पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और मटेरियल पे। तो कट करने से मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं, और वर्टिकल कट करने से देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज नहीं हुए। तो जो ओरिजिनल मैग्नेट है अगर इसका पोल स्ट्रेंथ m है और इसके मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है, तो ये कटिंग होने के बाद ये जो दो पार्ट में ये कन्वर्ट हुआ, तो इसके पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा। तो एक का पोल स्ट्रेंथ हो गया, जैसे अब यहां पे मैं m डैश मान लेता हूं, तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ अगर दोनों को इक्वली कट करते हैं तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगा, अनइक्वल कट करेंगे तो फिर लेंथ के रेशियो में होगा। तो चलो अगर इसको कट किया हमने इक्वली, मतलब पूरे का लेंथ अगर 2l है तो ये भी लेंथ l, ये भी लेंथ l। तो यहां m डैश इसका भी पोल स्ट्रेंथ माइनस m डैश प्लस m डैश माइनस m डैश प्लस m डैश, और इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M डैश और इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M डैश। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ नया वाला जो हो जाएगा, तो यहां पे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ना क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ है ना मटेरियल चेंज हुआ है, तो यहां पोल स्ट्रेंथ सेम रह गया, m डैश इक्वल टू m। लेकिन जो डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट m डैश, तो m डैश किस पे डिपेंड करेगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। तो जो भी इसका मैग्नेटिक लेंथ था, अब देखो तो एक तरीके से लेंथ यहां पे हाफ हो गए, ज्योमेट्रिक लेंथ हाफ हो गया तो मैग्नेटिक लेंथ भी यहां पे हाफ हो गए। तो इसका मतलब जो पोल स्ट्रेंथ है वो मैग्नेट, उसमें तो कोई चेंजेज नहीं हुए, लेकिन डायपोल मोमेंट किसके बराबर, पोल स्ट्रेंथ मतलब m डैश और इनटू यहां पे सेपरेशन। तो m डैश में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेपरेशन हाफ हो गए, तो ये m हो गया और जो भी यहां पे सेपरेशन था उसके हाफ। तो इसका मतलब यहां पे बोल सकते हो कि जो m डैश है वो तुम्हारा कैपिटल M/2 हो जाएगा। रीजन इसमें कोई चेंज नहीं और ये हाफ हो चुका है। तो अगर ये हाफ हो गया तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट हाफ हो गया, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को हॉरिजॉन्टल कट किया जाए इस तरीके का, तो इस केस में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये कटिंग के बाद ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर दोनों को इक्वली हाइट से कट किया, तो इसके पोल स्ट्रेंथ पहले माइनस m थे, इधर प्लस m हो गए, और डायपोल मोमेंट इसके कैपिटल M था। तो अब जो ये पोल स्ट्रेंथ हो गया, अगर इसका दोनों को हमने इक्वली कट किया, मतलब ये गैप अगर मान लो h/2 है, ये h/2 है, तो इसका मतलब दोनों का इस दोनों का ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एक जैसे हैं, तो इसका मतलब दोनों का पोल स्ट्रेंथ एक जैसा। तो इसका हो जाएगा प्लस m डैश, इधर माइनस m डैश, इसका भी वही प्लस m डैश माइनस m डैश, और डायपोल मोमेंट इसके भी कैपिटल M डैश कैपिटल M डैश। तो अब हम लोग पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा। तो मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करो
तो देख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वली डिवाइड हो गया, हाफ हाफ हो गए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चूंकि हाफ हो गए तो इसलिए पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाफ। रीजन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश क्या हो जाएगा, a/2। तो पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया हाफ, सो पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ। लेकिन यहां पे दोनों जो पोल स्ट्रेंथ है इसके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, तो m डैश किसके बराबर, पोल स्ट्रेंथ m डैश इंटू सेपरेशन। तो यहां देख सकते हो सेपरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन पोल स्ट्रेंथ तो हाफ हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो चुका है, मतलब ये m/2 हो चुका है। तो इसलिए कैपिटल M डैश क्या हो जाएगा, m/2। तो दोनों ही केस में चाहे वर्टिकल कट करो चाहे हॉरिजॉन्टल कट करो, अगर इक्वल क्रॉस सेक्शन से कट किया, यहां इक्वल लेंथ से कट किया, तो डायपोल मोमेंट दोनों ही केस में हाफ हो गया। लेकिन दोनों डायपोल मोमेंट हाफ होने का रीजन अलग हो गया। यहां पे सेपरेशन हाफ हुआ, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो सेपरेशन हाफ होने की वजह से यह हाफ हुआ। और यहां पे क्या हुआ, सेपरेशन में कोई चेंज नहीं है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, तो इसलिए डायपोल मोमेंट हाफ होने का रीजन क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ हाफ होना। तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हुआ, डायपोल मोमेंट भी हाफ हुए। यहां पे पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन डायपोल मोमेंट हाफ हो गए। चलो इसमें एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अगर किसी मैग्नेट को मान लेते हैं कि इस तरीके से वर्टिकली कट किया, इट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट। तो इफ इट इज कट इन 2 इक्वल पार्ट और दोनों पार्ट कट किया, उसको कुछ अरेंज कर दिया जाए। तो सपोज करो कि उस दोनों को जो अरेंज किया, तो दोनों टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। किस तरीके से, तो इसके इधर साउथ थे, इधर नॉर्थ थे, तो ये कटिंग होने के बाद इसके 2 पार्ट बनेंगे ना। और जैसे दोनों को कट किया तो दोनों में फिर से बन जाएगा ये साउथ नॉर्थ, इसमें भी बन जाएगा साउथ नॉर्थ। तो मैग्नेट में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिंगल पोल एग्जिस्ट करे, कभी भी कट करेंगे तो वापस से नॉर्थ साउथ पोल डेवलप हो गए। तो ये जो दोनों पार्ट है, नाउ इट इज अरेंज्ड, मतलब ये दोनों टुकड़े को अरेंज किया। तो अगर तुम्हें इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, तो इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितने हो गए, m/2 m डैश। क्लियर है पीछे के कंसेप्ट से कि 2 पार्ट में कट किया तो m डैश m/2 m डैश m/2। अब इस 2 को अरेंज कर रहे हैं, दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख दिया। किस तरीके से, दोनों का साउथ एक तरफ, दोनों का नॉर्थ एक तरीके। तो नाउ व्हाट इज द m इक्विवेलेंट, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो अब m इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका m डैश इसका m डैश, तो m डैश प्लस m डैश, तो 2m डैश और m डैश कितने हैं, m/2। तो इक्विवेलेंट हो गया यहां पे m। अगर इसी में बोल दिया जाए कि नहीं, दोनों को इस तरीके से अरेंज किया कि एक का साउथ नॉर्थ दूसरे के अपोजिट पोल से मैच कर रहा है, इसका नॉर्थ इधर का साउथ, इसका इधर साउथ है तो इसके नॉर्थ। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट का दोनों का डायरेक्शन देखो तो अपोजिट हो गया, और अपोजिट हो गए तो m इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, m1 माइनस m2, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, m1 माइनस m2 का मॉड होगा, जिसमें कि m1 m2 दोनों इक्वल है, तो m माइनस m यानी इक्विवेलेंट इज 0। हाँ, अगर दोनों को इक्वल लेंथ में कट नहीं किए होते तो फिर ये m डैश इक्वल नहीं होता, फिर आप एक को m1 ले लेते, एक को m2 ले लेते, ऑब्वियसली लेंथ के प्रोपोर्शनल, जिसका लेंथ ज़्यादा इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा, जिसके लेंथ कम उसके मैग्नेटिक मोमेंट कम। और उस केस में फिर यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 माइनस m2, लेकिन इक्वल कट किया तो m/2 सेम डायरेक्शन तो प्लस हो गए, अपोजिट डायरेक्शन तो कैंसिल होके 0 हो गए। अगर परपेंडिकुलर रख दिया जाए, साउथ नॉर्थ, तो इधर गए इसके, इधर गए इसके, मैग्नेटिक मोमेंट m डैश
दोनों परपेंडिकुलर। सो m इक्विवेलेंट इज √2 टाइम्स m डैश। रीजन क्लियर है ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो परपेंडिकुलर होता है तो √a² + b², लेकिन a और b दोनों इक्वल हो तो √a² + b², b के जगह a रखो तो √a² + a², इसका मतलब √2a। तो यहाँ पे क्या हुआ, √2 m डैश, और m डैश कितने हैं, m/2, सो इट इज m/√2। क्लियर है। मान लो कि कटिंग ऐसा हो गया कि हो सकता है कि इक्वल प्रोपोर्शन में ना कट करे, ऐसा भी एक केस हो सकता है। चलो एक केस एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में ना कट किया जाए तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मान लो कैपिटल M है, अब इसको हमने कट किया किस तरीके से, तो इट इज कट इन द रेशियो 1:2। तो वर्टिकल कट किया, पोल स्ट्रेंथ में इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हो गए, तो पोल स्ट्रेंथ अगर यहां पे हम लोगों ने -m + m लिखा, चलो इधर वाले को -m, इधर वाले को +m, ये मैग्नेटिक मोमेंट m हो गए। तो कट इन द रेशियो 1:2। तो पहली बात तो अगर ये पूछा जाए कि इसका m1 और इसका m2 कितने हो गए पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ रहेगा सेम, क्यों, मटेरियल सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, तो m1 इज m, m2 इज ऑल्सो m। ठीक है, एक का इधर साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, लेकिन इसके लेंथ जो हो गए वो किस रेशियो में हो जाएगा, 1:2 में। तो 1:2 का मतलब 1 और 2 का टोटल क्या हो गया, 3, तो इसका पार्ट क्या बनेगा, 1/3, इसका पार्ट क्या बनेगा, 2/3। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एज वेल एज पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है, लेकिन लेंथ का पार्ट क्या बनेगा, तो अगर इसके लेंथ L ले रहे हो तो इसके लेंथ हो जाएगा 1:2, तो इसका मतलब लेंथ, अगर इसके लेंथ पूरे लेंथ को मैं अगर इसको यहाँ पे L लिखता हूँ तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L1 कितने, 1/3L, और यहाँ पे L2 कितने हो जाएगा, 1:2, तो इसका पार्ट 2 कितने में, 1 + 2 3 में। तो मैंने ज्योमेट्रिकल लेंथ ही लिखा, लेकिन ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ दोनों तो प्रोपोर्शनली होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे m1 किसके बराबर हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं, लेकिन लेंथ हो गया 1/3, तो इसका मतलब ये कितने हो जाएगा, m/3, और m2 कितने हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं, लेकिन लेंथ कितने हो गए, 2/3, तो इसका मतलब 2/3 टाइम्स m। तो ये हो गया m1 m2 किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के प्रोपोर्शनल, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं, पोल स्ट्रेंथ m, पोल स्ट्रेंथ m। अब ये दोनों पार्ट को हो सकता है किसी तरीके से अरेंज कर दे, फिर रिजल्टेंट पूछे, तो अगर ये दोनों पार्ट को चलो एक तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया जाए, तो दोनों के साउथ इधर हो गए, नॉर्थ इधर गए, तो ये हो गया m1, ये हो गए m2। तो अगर यहाँ m1 m2 दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, तो इस केस में पूछ सकता है नाउ व्हाट इज द m इक्विवेलेंट। इसी एग्जांपल में बहुत सारे केसेस हो गए, कटिंग किया तो तुम्हें पोल स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकता है, डायपोल मोमेंट के बारे में पूछ सकता है दोनों पार्ट का, फिर उसको अरेंज कर दिया तो वापस m इक्विवेलेंट पूछ सकता है। तो अब m इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना है, तो इसी को कट किया और इसके बाद इस तरीके से अरेंज किया, तो m इक्विवेलेंट इस केस में कितने, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो √a² + b², √m1² + m2², तो m1 m2 कितने, m/3 और 2m/3 का स्क्वायर। ठीक है, m/3 को बाहर कर दो, रूट के अंदर 1² 4², 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो √5। तो इस तरीके से m इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, या सेम डायरेक्शन रख सकता है, अपोजिट डायरेक्शन रख सकता है। सेम डायरेक्शन में रख दिया तो m1 + m2, अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया तो m2 - m1, क्योंकि m2 ग्रेटर देन m1 है। क्लियर है ना, तो सेम और अपोजिट डायरेक्शन का भी कोई इशू नहीं है, अगर इस तरीके से रख दिया जाए, दोनों का साउथ एक तरफ, दोनों का नॉर्थ एक तरफ, तो इधर हो गया m1, इधर हो गया m2। तो इस केस में m इक्विवेलेंट m1 + m2, और m1 + m2 मीन्स m/3 + 2/3m, मतलब m ही रह जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज किया तो साउथ नॉर्थ,
राइट साइड में है m2, लेफ्ट साइड में हो गया m1, तो इस केस में m इक्विवेलेंट कितने हैं, तो m2 इज ग्रेटर देन m1, सो इट इज m2 माइनस m1। तो m2 माइनस m1 करोगे तो 2/3 माइनस 1/3 1/3, सो इट इज m/3। तो इस तरीके से कभी ऐसा हो सकता है कि बार मैग्नेट को कट कर दे और उसको वापस रीअरेंज कर दिया, तो फिर m इक्विवेलेंट बताना है। बस ये ध्यान रखना, कटिंग करने का मतलब पोल स्ट्रेंथ पे कब फर्क पड़ेगा, तो वर्टिकल कट करोगे इस तरीके से तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं है, इसलिए पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो वहां पे लेंथ में चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने की वजह से पोल स्ट्रेंथ चेंज हुआ, और पोल स्ट्रेंथ चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चेंज किया, और वापस रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने में फिर वेक्टर का रिजल्ट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस, परपेंडिकुलर तो √m1² प्लस m2², या थीटा एंगल पे होगा तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ए के जगह m1 रख दो, p के जगह पे m2 रख दो। चलो कटिंग का ही एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर अपने पास एक बार मैग्नेट है, थोड़ा ये सीट के फॉर्म में इस टाइप से, तो इसका लेंथ हो गया L और इसके विड्थ हो गए B। तो अगर मैग्नेट को लेंथ वाइज कट करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा, तो पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगा। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल पे। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ और बार मैग्नेट का जो लेंथ है दोनों पे डिपेंड करेगा। तो पीछे के एग्जाम्पल में हम लोगों ने लेंथ के अलॉन्ग कट किया, उस केस को समझा। अगर विड्थ के अलॉन्ग कट किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इफेक्टेड हो गया। लास्ट के मतलब शुरुआत में बताया था ना कि अगर इस तरीके से कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हाफ हो जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। वर्टिकल कट करेंगे इस तरीके से लेंथ में, अगर इक्वल लेंथ में, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ, तो पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेंथ हाफ होने से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो गए। अब अगर मान लो दोनों तरीके से कट किया जाए, तो अगर इसके इस तरीके से इक्वल पार्ट कट कर रहे हैं, तो इसको हमने N1 इक्वल पार्ट में कट किया, तो कट इन N1 इक्वल पार्ट इन लेंथ। इसी तरीके से अब अगर विड्थ में भी कट कर दिया जाए, तो मान लेते हैं कि इट इज कट इन N2 इक्वल पार्ट इन विड्थ। तो इधर N1 पार्ट कट किया, इधर N2 पार्ट किए, लेकिन सारे पार्ट इक्वल हैं। तो इससे जो मैग्नेट मिला हमें, एक छोटा सा पार्ट, उसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितने होंगे। तो यहां पे N1 N2 पार्ट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अगर इसको n रिप्रेजेंट किया जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, N1 N2। तो इसके n पार्ट्स कट किए, लेकिन इस तरीके से N1 और इस तरीके से N2, यानी n का वैल्यू N1 N2 हो गए। तो किसी एक पार्ट का पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितने हो जाएंगे। तो इसका जो लेंथ हो गया L डैश, कितने, L बाय N1, और इसके जो विड्थ हो गए लेट अस से B डैश, तो B कितने हो गए, B डैश कितने हो गए, B बाय
n2। हाइट में तो कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहा होगा, ये जो एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर ए बोलते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, बी इंटू अगर इसके हाइट को इसको h कंसीडर करते हो तो ये b इंटू एच हो गए। तो हाइट में कोई चेंज नहीं है, हाइट अभी भी इसके h है, लेकिन b के जगह b डैश हो गया। तब एरिया इसके a डैश कितने हो जाएगा, तो a डैश हो जाएगा b डैश इंटू एच, और b डैश है b बाई n2। तो देख सकते हो a डैश कितने हो गए, a बाई n2। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a डैश इज a बाई n2 एंड लेंथ l डैश इज l बाई n1। तो पोल स्ट्रेंथ m डैश क्या हो जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। तो पोल स्ट्रेंथ m डैश इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, m प्रोपोर्शनल टू a, सो m डैश बाय m इज a डैश बाय a एंड a डैश बाय a इज 1 बाय n2। तो इसका मतलब m डैश जो हो गया वो m बाय n2 हो गए। और डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो कैपिटल M डैश कितने हो जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ m डैश इंटू लेंथ l डैश। चलो प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, क्योंकि l डैश हो सकता है, यहां पे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल लेंथ लिया है। तो m डैश क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ m डैश इंटू l डैश, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं, हमें मैग्नेटिक लेंथ लेना होता है, तो उसके लिए 5/6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल। तो m डैश तो पता चल चुका है m बाई n2 है। सो m डैश बाय m इक्वल टू स्मॉल m डैश बाय m इंटू l डैश बाय l। ठीक है, डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन। तो दोनों का रेशियो ये हो जाएगा। तो m डैश बाय m कितने हो जाएंगे, तो m डैश बाय m देख सकते हो 1 बाय n2, और l डैश बाय l, तो l डैश बाय l इज 1 बाय n1, सो इट इज 1 बाय n1 n2। तो इसका मतलब m डैश जो हो गए वो m डिवाइडेड बाय n1 n2, and n1 into n2 is basically n, so it is m by n। n क्या हो गया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो अगर इसके टोटल n पार्ट्स हुए हैं, मतलब इधर कट किया n1, इधर कट किया n2, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज n1 n2। तो पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तो विड्थ के अलोंग जो इतने पार्ट में कट किए हैं उस पे डिपेंड करेगा। तो m डैश इज m बाय n2, जबकि डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो m डिवाइडेड बाय n1 n2 दोनों हो गया मल्टीप्लिकेशन, सो m डिवाइडेड बाय n। हाँ, इसी में एक स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर ये n1 और n2 दोनों इक्वल हो जाए, अगर n1 और n2 दोनों इक्वल हो जाए, इफ n1 इज इक्वल टू n2, देन तो n1 n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n2 की जगह पर अगर n1 लिख दिया जाए तो n1 स्क्वायर इज n, सो n1 इज इक्वल टू n2 इक्वल टू अंडर रूट n। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पार्ट n है, इधर भी हमने n1 पार्ट्स कट किए, इधर भी n2 पार्ट्स कट किए, तो n1 n2 का दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट n। तो उस केस में जो किसी एक पार्ट है उसका डायपोल मोमेंट m डैश क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन ये है कि इसको इस तरीके से कट किया तो व्हाट इज द m डैश एंड व्हाट इज द डायपोल मोमेंट m डैश ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट, एक पार्ट के, ये जो एक पार्ट है यहाँ पे। तो सिंपल n1 के जगह पे क्या लिखेंगे, रूट n, सो दिस इज m डिवाइडेड बाय रूट n, एंड डायपोल मोमेंट m डैश तो m बाय n ही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज n
टोटल नंबर ऑफ पार्ट को हम लोगों ने n से रिप्रेजेंट किया, लेकिन इधर के पार्ट n1, इधर के पार्ट n2, तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, तो यहाँ पे m डिवाइडेड बाय n2। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पोल जो है इधर की ओर जैसे नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल बन रहे हैं लेंथ के सेंस में, और ये हो गया विड्थ के सेंस में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इम्पैक्ट कौन डाल रहा है, विड्थ। तो विड्थ में अगर n2 पार्ट है तो डायपोल मोमेंट बाय n2, और डायपोल मोमेंट चूँकि पोल स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों पे डिपेंड किया, तो यहाँ पे m डैश बाय m का रेशियो जो हो गया वो 1/n2, और ये हो गया 1/n1। तो n1 n2 n2 इज n। तो ये रिजल्ट तो बाय n ही रहेगा जब n1 n2 दोनों इक्वल भी रहेगा, लेकिन m डैश के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं m/√n1।